हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी। रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस में आर्थिक संकट गहराने लगा है। रूस की करेंसी रूबल 30% तक गिर चुकी है। बता दें कि रूस पर कुछ देश खासकर अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इटली, फ्रांस जैसे देश भी रूस के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि वहां पर फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और उनके जल्द वतन वापसी की कामना की। मणिपुर में आज पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे और सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान 5 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को। मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेशन ने इम्फाल के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मतदान किया। दोनों नेताओं ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। दोनों ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान जरूर करें। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है। रेलवे की तरफ से आज यात्रियों के लिए बुरी खबर है। आज कुल 328 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यात्री अपने ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए IRCTC साइट पर चेक कर सकते हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो चुका है। देश में 2 महीने बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 8,013 नए केस सामने आए और 119 संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 16,765 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 8,871 एक्टिव केस कम हो गए। दिल्ली में DPIIT के वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस बड़े पैमाने में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से हाई लेवल मीटिंग ली है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं।
यूक्रेन छोड़ने के लिए रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पहुंचे भारतीय स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीटा गया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन की पुलिस बैग लेकर जा रहे भारतीय छात्रों को लात घूंसे मारती हुई नजर आ रही। छात्र ने बताया कि पोलैंड बॉर्डर पर भी मारपीट हुई है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन से लगे 4 देशों में कंट्रोल रूम खोले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर से केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई एक झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी है। सुबह से ही कीव के आसपास के इलाके में रूसी हमले जारी है। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या के फिराक में है। बताया जा रहा है कि राजधानी कीव में 400 रूसी आतंकी मौजूद हैं और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ हमले के बीच रूस की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए मतदान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और UAE ने एक बार फिर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा है कि सीमा पार से संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों से हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। हम हिंसा को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हुए दोनों पक्षों द्वारा बेलारूस सीमा पर पक्ष रखने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसके बाद दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट में लिखा, भागीदार यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए और अधिक व्यावहारिक साधन और उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लिए रक्षात्मक हथियार, सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता जारी है। रूस पर कई देशों से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके बाद रूस ने आर्थिक संकट गहराने लगा है। अब रूस की करेंसी रूबेल 30% गिर गई है। बता दें कि रूस पर कुछ देश खासकर अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इटली, फ्रांस जैसे देश भी रूस के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा हुआ है। इसमें पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र भारत आ रहे हैं। पायलट ने बताया कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए हम सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए पाक ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। भारत ने यूक्रेन से करीब 1156 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और उनमें से 1000 लोगों को हंगरी और रोमानिया के रास्ते चार्टर्ड विमानों से घर लाया जा चुका है। भारत, रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 7 छात्र आज भारत लौटेंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 50 छात्र पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इन छात्रों की भी जल्द वापसी की उम्मीद है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के 15 लोगों की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों से सरकार लगातार संपर्क कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की वीडियो कॉल पर बात की। नरोत्तम मिश्र ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश के कुल 19 लोगों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूक्रेन में फंसे छात्रों पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और उनके जल्द वतन वापसी की कामना की। भारत तिब्बत से ITBP के जवानों की एक
सीमा से एक आईटीबीपी के जवानों की एक तस्वीर सामने आई है। जवान -20 डिग्री सेल्सियस पर चीन सीमा पर उत्तराखंड में वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मणिपुर में आज पहले चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान 5 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेशन ने इम्फाल के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मतदान किया। दोनों नेताओं ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए मतदान करने की अपील की। दोनों ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने मतदान जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर विरोध जताया। तस्वीरें हुगली की है। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनाव में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया। बता दें कि नवाब मलिक पर डी कंपनी की मदद से अवैध जमीन को खरीदने का आरोप है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि दी। देश के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के दौर में 1977 से लेकर 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई 21 अप्रैल 1952 से 30 अक्टूबर 1956 तक बॉम्बे स्टेट के सीएम रह चुके थे। बॉम्बे स्टेट 1 मई 1960 को विभाजित हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने। रूस के यूक्रेन पर हमले और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर शेयर बाजार पर नजर आ रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स 529 अंकों की गिरावट के साथ 55,329 और निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट के साथ 16,481 अंकों पर कारोबार की शुरुआत हुई। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। टीम इंडिया के सामने 147 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने एक तरफा अंदाज में 19 गेंद पहले 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के इस फॉर्मेट में लगातार 12वीं जीत है और इस जीत के साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की बराबरी कर ली है। रेलवे की तरफ से आज यात्रियों के लिए बुरी खबर है। आज कुल 328 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यात्री अपनी ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए आईआरसीटीसी की साइट पर चेक कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए बताया कि 27 फरवरी 2022 तक देश भर में 177 करोड़ 50,86,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 4,90,000 टीके लगाए गए। अब तक करीब 77 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 7 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो चुका है। देश में 2 महीने बाद पहली बार 10,000 से कम कोरोना के केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,013 नए केस सामने आए हैं और 119 संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 16,765 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 8,871 एक्टिव केस कम हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 392 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह रही कि बीते दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,851 हो गई है। वहीं 869 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में 6,732 लोगों को जिंदगी का टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,705 हो गई है। वहीं 291 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। रायपुर में 29, दुर्ग में 16, बालोद में 1 मरीज मिला है। यूपी में 6वें और 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है, जिसमें यूपी के दिग्गज नेताओं की कई जनसभाएं होंगी और पीएम मोदी आज महाराजगंज में और बलिया में जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर, संत कबीरनगर, इटावा, सिद्धार्थनगर और बस्ती में जनसभा करेंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, देवरिया जिले में विरोधियों पर हमला बोलेंगे। वहीं अखिलेश यादव के अंबेडकर नगर और बस्ती जिले में जनसभाएं होंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी सचिव रायपुर जिले के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। साथ ही रायपुर के पार्षद दल की भी बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। प्रभारी सचिव चंदन यादव 6 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगामी कार्य योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क देंगे। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर 5 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी बैठक में शामिल होगी। भोपाल में 3 मार्च को सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट के इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीएम 3 विधानसभा क्षेत्रों गाजीपुर जिले के बदरियाबाग, जखनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जौनपुर जिले के गरियाव मार्केट, मुंगरा, बादशाहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। आरबीआई के माध्यम से प्रदेश सरकार 20 साल के लिए कर्ज लेगी। बता दें कि प्रदेश भर पर 3.25 लाख करोड़ का कुल कर्ज है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह डिनर कराएंगे। 3 मार्च को सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। सीएम शिवराज सिंह की इस डिनर में बजट सत्र को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी। भोपाल में आयुष जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मिल चुका है। छिंदवाड़ा के झीरी घाट टर्निंग पॉइंट में कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग महाराष्ट्र के वर्धा से चौरागढ़ महादेव मेला जा रहे थे, तभी दमोह सड़क मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हटा के पटेरा थाना क्षेत्र में ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार महिला और बच्चों समेत 9 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि परिवार कुंडलपुर से अपने गांव चरगमा जा रहे थे, तभी ककली नाला के पास यह हादसा हुआ। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर महिला की हत्या की। पुलिस को बंद कमरे में महिला की लाश मिली। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के पीएचई कॉलोनी की है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में एकलव्य विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। एकलव्य विद्यालय में प्राचार्य बदलने और शुद्ध भोजन की मांग को लेकर छात्रों ने कलेक्ट्रेट और राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि वो कलेक्टर से बिना मिले वापस नहीं जाएंगे। भोपाल में आयुष जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिल चुका है। बलरामपुर में 25 लाख के कुख्यात इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। इनामी नक्सली विमल ने झारखंड पुलिस के सामने समर्पण किया। बता दें कि नक्सली विमल 10 से ज्यादा हत्या और लूट की घटनाओं में शामिल था। सामरी थाना से लगे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली विमल सक्रिय था। अंबिकापुर में IPS-24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महीनों से टूटे साइबर डैम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग ने साइबर डैम का निर्माण कार्य शुरू कराया है। बता दें कि गेट टूटने के कारण सूखने के कगार पर था डैम। मध्य प्रदेश के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बादल के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग के जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने 2 और 3 मार्च को बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है।